नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण और मौत के आंकड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। रायपुर में भी लॉकडाउन 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोंडा गांव में भी 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इनमें बेमेतरा, जशपुर, सूरजपुर, कांकेर, कोंडा गांव और राजनांदगांव में 5 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं धमतरी में 5 मई को रात 11 बजे तक, बलरामपुर और कोरबा में 5 मई को रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बात रायपुर की करें तो आज शाम नया आदेश जारी किया गया जो सोमवार से लागू होगा। बता दें कि नए आदेश के मुताबिक जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगी। वहीं फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामग्री की डिलीवरी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी। केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिकअप, मिनी ट्रक और दूसरे उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से ही इन सामानों की डिलीवरी की जा सकेगी। इस अवधि में ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स को भी छूट दी गई है। बाकी सभी व्यवस्थाएं पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक ही रहेंगी। वहीं इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 6 मई की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच पिछली बार की तरह ही कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं। इसके साथ ही इस बार थोक मंडी को खुलने की भी इजाजत मिली है। हालांकि लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक की परमिशन इस दरमियान दी गई है। वहीं स्ट्रीट वेंडर, ठेले और पिकअप से डिलीवरी करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयावह स्थिति के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी नेताओं ने शनिवार को अपने अपने निवास के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता अपने घर के बाहर 3 घंटे के लिए धरने पर बैठे दिखाई दिए। इस दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के साथ सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक देवजी पटेल, शहर जिला अध्यक्ष श्रीजन सुंदरानी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने बंगले के सामने उन्होंने धरना दिया। वहीं बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, विधायक रजनीश सिंह के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने घर के सामने बैठकर वर्चुअल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं पत्थलगांव में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में अपने घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रायगढ़ में भी भाजपा नेता ओपी चौधरी, जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, सांसद गोमती साय सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी वर्चुअल धरने में शामिल हुए। वहीं चित्रकूट में भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के धरने पर निशाना साधा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के धरना प्रदर्शन को बुद्धि का दिवालियापन बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की समस्या पूरे देश में है। ऐसे में बीजेपी का धरना मोदी के खिलाफ में है। बीजेपी नेता राजनीति की जगह सरकार का साथ दें। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधा है। आरोप और झूठ की राजनीति से बाज आइए मुख्यमंत्री जी, अपनी व्यवस्थाओं के लिए हमेशा आरोप और झूठ की राजनीति। तो ये ट्वीट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो ट्वीट पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है सरकार पर। तो व्यवस्थाओं के लिए आरोप लगाना बहुत ही सरल है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ओछी राजनीति छोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करें और प्रबंधन पर ध्यान दें। तो इस ट्वीट के माध्यम से पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अपनी अव्यवस्थाओं के लिए हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगा देना बहुत सरल है, लेकिन जनता जनार्दन साक्षी है कि आपने प्रदेश की क्या दुर्गति कर दी है। ओछी राजनीति छोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करें और प्रबंधन पर ध्यान दें। तो जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, उसी तरह से वार पलटवार भी लगातार जारी है दोनों ही पक्षों के बीच।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार जी। नमस्कार। ट्विटर पर जिस तरह से पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा है कि अवस्थाओं के लिए जिस तरह से हर बार केंद्र पर आरोप लगा देती है सरकार, ये सही नहीं है और इसे ओछी राजनीति उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आरोप नहीं लगाते। कोई भी सरकार है वो अपना अधिकार मांगती है और जो आवश्यकताओं की कमी है उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा होती है और अपना अधिकार मांगना या अपनी जनता के लिए कोई निवेदन करके अधिकार दिलवाना या उनके जो कर्तव्यों का निर्वहन है उसे करना, इसे आरोप नहीं कहा जा सकता। बल्कि ये समय इस प्रकार की बातें करने से ना हो करके राजनीति से ऊपर उठ करके सारे राजनीतिक दल के लोगों की पीड़ित, प्रताड़ित, प्रवंचित लोगों की कैसे हम मदद कर सके, इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीचंद जी IBC 24 में। नमस्कार आपको। आपने भी सुना होगा कि प्रमोद दुबे जी ने क्या कहा। उनका कहना है कि ये राजनीति नहीं है, ये तो अधिकार है जो केंद्र से मांग रहे हैं सरकार। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं वो कि इस वक्त में दोनों ही दलों को एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए प्रदेश की जनता के लिए। क्या कहेंगे? प्रमोद भाई भले नेता हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लोग आरोप लगाएं तो वो एक सलाह और अधिकार है और हम लोग अगर कोई सलाह दें तो वो राजनीति नजर आती है। 9 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगा है। 9 अप्रैल को 2200 मरीज रायपुर की राजधानी में मिलते थे, पूरे प्रदेश में 11,000 मरीज मिलते थे। आज करीब 15 दिन के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की जो स्थिति है, 3200 मरीज रायपुर में मिल रहे हैं, 17,000 मरीज मिल रहे हैं प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इनकी लचर व्यवस्था जो है, न लोगों को बेड मिल पा रहे हैं, न ऑक्सीजन बेड मिल पा रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं, न रेमडेसिविर इंजेक्शन का सुचारू रूप से संचालन हो पा रहा है। आम आदमी तड़प रहा है, तड़प के मृत्यु के कगार पे पहुंच जा रहा है। अगर इस ओर हम इशारा करते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है। प्रमोद जी, देखिए, मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ सरकार केवल अकेले, मैं अगर रायपुर की बात करूं तो 1500 बेड केवल 10 दिन के अंदर व्यवस्था करना, ये सरकार की सक्रियता और सरकार के गंभीरता को प्रतिपादित करती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये सरकार जो है, स्वयं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और मध्य प्रदेश की सरकार अगर भूपेश बघेल जी को या छत्तीसगढ़ को अगर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भिलाई से ऑक्सीजन मुहैया कराई है, तो ये कैसे संभव है कि हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी है? ये बात आज के समय में उचित नहीं प्रतीत होती। आप कमियां जरूर निकालें। मैं ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं ऑक्सीजन बेड की कमी की बात कर रहा हूँ। मैं ऑक्सीजन बेड की ही कमी की बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन बेड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज भी मैं उदाहरण के तौर पर आपके पास 10 मरीजों के नाम भेजूं, उनको दिला देंगे क्या ऑक्सीजन बेड? बिल्कुल, एसिम्प्टोमेटिक अगर मरीज है तो आप निश्चित रूप से भेजिए। हीरापुर में अभी तक के केवल 22 पेशेंट है, 500 बिस्तर अस्पताल है, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी व्यवस्था है और आपके स्वयं ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी ये जानकारियां होंगी कि जिस इंजेक्शन की आप बार बार करते थे, उन अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, उसके अलावा प्राइवेट जितने अस्पताल हैं, वो सारे अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 5174 की तादाद में है, उसे भेजा गया है और ये भी जवाबदेही नोडल ऑफिसर तय किया गया है कि किस मरीज को किस समय इंजेक्शन लगा, ये वो सूचना फलक पर जारी करेंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्था। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ कमियां हो सकती है। उन कमियों को दूर करने के लिए आपके सुझाव आने चाहिए। केवल आप लोग परत दर परत जिस प्रकार से कोरोना का दूसरा वेव तेजी से आया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता दुगने वेव से केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे समाधान निकालिए। हम और आप मिलकर के कैसे मदद करें लोगों की, इसके करने के बजाय आप दूसरे प्रांतों में जाकर देखिए हालत कितनी गंभीर है। दिन भर में टेलीविजन देखता हूँ, मुझे दुख होता है लखनऊ की स्थिति देख करके। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में कई इंजेक्शन हो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के चैनल लगता नहीं देख रहे हैं। तो इन सबसे ऊपर उठ करके कम से कम हम बेहतर स्थिति में हैं।
प्रमोद जी, यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है, व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवस्थाएं जिस तरह से आप कर रहे हैं वो पूरी व्यवस्थाएं, वो पूरी सुविधाएं उस रूप से जनता तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। स्वाभाविक तौर पर है, अगर कहीं मेरे 4 कमरे का मकान है और वहां अगर 8 लोग के रहने की क्षमता है और उसमें अगर 50 लोग रहने की स्थिति में मुझे कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन 50 लोगों की भी व्यवस्था के लायक कुछ करूं। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। लोगों से पूछ करके, हम जनता के ऊपर थोपने वाला काम नहीं करते, हम व्यापारियों से पूछकर, हम आम जनता से पूछ करके, सारे लोगों से पूछताछ करके ही काम करते हैं। चलिए श्रीचंद जी, बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगाती रही है सरकार पर कि सरकार सुझाव तो लेती है विपक्ष से, लेकिन उस सुझाव पर काम नहीं करती है। आज आपके पास मौका है, आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं प्रमोद जी को, वो बहुत ही सकारात्मक तौर पर इस सुझाव को लेंगे और आपकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार। देखिए, प्रमोद जी के हाथ में कुछ हो तो मदद करने को तैयार हो जाएं और हम इनकी मदद लेने को तैयार हो जाएं। अभी एक निर्णय हुआ है, 11 बजे रात को 4 से 4 बजे तक किराना और सब्जी की दुकानें चालू रहेगी। ये निर्णय कौन सा व्यवहारिक निर्णय है? ये जबकि कोरोना गाइडलाइन में, केंद्र की गाइडलाइन में किराना और सब्जी को आवश्यक वस्तु में लिया गया। गुजरात की बात करते हैं, महाराष्ट्र बदतर स्थिति में, उसके बाद किराना और सब्जी की दुकानें खुली है, 2-4 घंटे की सुविधा है। दिल्ली में सुविधा है, मध्य प्रदेश में सुविधा है, गुजरात में सुविधा है। फिर यहाँ पे 15 दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक ऐसा तुर्की निर्णय ले रहे हैं, 11 बजे रात के बाद 4 बजे तक सब्जी और किराना बिकेगा। कौन 11 से 4 बजे तक किराना की दुकान में जाके किराना खरीदेगा? ये इस प्रकार के अव्यवहारिक निर्णय पर अगर हम आपत्ति करते हैं तो इनको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि निर्णय गलत है, दूसरे प्रांतों के निर्णय को उठा ले, वो लागू करें और 15 दिन में कौन सा आपने लॉकडाउन से प्रदेश को ठीक कर दिया। देखिए श्रीचंद जी, ये तो बात उस जनता की है जो फिलहाल घरों में सुरक्षित है। फिलहाल ये वक्त उन जनता के बारे में सोचने का है जो अस्पतालों में है, जो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है और जिन्हें इस वक्त सारी चीजें मुहैया करानी चाहिए, सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। चर्चा उस टॉपिक पर हम कर रहे हैं आज। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं ना कि बेड बढ़ाए जाने चाहिए। लोग ऑक्सीजन बेड के अभाव में मृत्यु के कगार पे ना पहुंचे, वेंटिलेटर के बेड मिलने चाहिए, तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसको आवश्यक हो। अन्यथा ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख के दिया जा रहा है और सभी लोग भटक रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। क्यों नहीं ये सुनिश्चित किया जा सकता कि जिनको आवश्यकता है उन्हीं को लगेगा? ये क्यों नहीं निर्देश सरकार जारी करती है? चलिए, एक छोटी सी बात आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी इस वक्त, प्रमोद जी और श्रीचंद जी, कि माना कि विपक्ष होने के नाते श्रीचंद जी, ये नॉर्मल सी बात है कि विपक्ष होने के नाते आप आरोप लगाएंगे, आप सवाल उठाएंगे और आप जानकारी भी लेंगे और ये सरकार का भी कर्तव्य है कि विपक्ष की बातों पर वो बात रखें, अपनी जानकारी दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियों को इस वक्त आरोप प्रत्यारोप सियासत छोड़कर एकजुट होकर इस वक्त प्रदेश की स्थिति को संभालने की जरूरत है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर बेहद चिंतनीय है। प्रमोद जी, पहले आपसे जानना चाहूंगे। हाँ, निश्चित रूप से हम उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी कितनी अच्छी बेहतर व्यवस्था हो सके उनके परिवार में। आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं अपने ऑफिस से बैठा हूं, अभी मैं ऑफिस से 15 लोगों को अभी एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनको दवाई भेजा हूं मैं नगर निगम की ओर से। मैं वो ये नहीं देख रहा हूं कि वो कौन कहाँ का है कि क्या नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि 10 दिन में जो 56.74% जो लोग थे पॉजिटिव लोग, आज अगर कहीं 10 दिन बाद 45.65% 10% की अगर गिरावट आती है, डेथ रेशियो की अगर बात करें हम 97 से अगर हम आज 67 में अगर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये सबको मिलजुल करके काम करने का समय है। और मैं ये भी निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर हम किसी की भी अगर मदद करने की स्थिति में हो तो एक कदम आगे बढ़कर मदद निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये पार्टी से ऊपर राजनीति करने के लिए बहुत समय है, अभी 3 साल चुनाव है। बिल्कुल सही बात। श्रीचंद जी, आप एग्री करते हैं इस बात से ना?
देखिए, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। अभी प्रमोद जी ने परसेंट का गिनाना शुरू किया। मैं कह रहा हूं, जिस दिन 9 तारीख को पहला लॉकडाउन लगा था, उस दिन प्रदेश में 11,000 मरीज थे और रायपुर की राजधानी में 222 मरीज थे। और आज 15 दिन के लॉकडाउन को होने के बाद उस वक्त 90 पेशेंट मृत्यु के कगार पे पहुंच रहे थे। अभी जो स्थिति है, 17,000 मरीज पूरे प्रदेश में मिल रहे हैं। रायपुर राजधानी में 3200 मरीज मिल रहे हैं। मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी बेअसर साबित हुआ है प्रदेश में। जब तक व्यवस्थाएं अन्य नहीं सुधरेगी, तो हमारा निवेदन है, प्रमोद दुबे जी बहुत जिम्मेदार नेता, उनके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करें, अन्यथा ये लॉकडाउन से आर्थिक मार सरकार को भी पड़ेगी, आम जन को भी पड़ेगी और ये लॉकडाउन बेअसर साबित होगा अगर अन्य व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई। बिल्कुल, आपकी बात को प्रमोद जी ने भी सुना है और निश्चित तौर पर वो आगे इस बात को सरकार तक भी पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश की स्थिति इससे सुधरेगी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान IBC 24 के माध्यम से उन्होंने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले पर काफी असर पड़ा है। संक्रमण की दर लॉकडाउन से पहले 55% थी, जो घटकर अब 30% तक पहुंच चुकी है। बता दें कि 21 मार्च को मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में बने वैक्सीन सेंटर में पहली डोज लगवाई थी। वहीं टीकाकरण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त और रायपुर CMHO डॉक्टर मीरा बघेल भी पहुंची थी। सब स्थानों पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय स्वयं वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो मैं तो प्रदेश की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि इससे डरने का कोई काम नहीं। सरकार की पूरी व्यवस्था है, वैक्सीनेशन के लिए आएं और अपने आप को कोविड से बचाव करें। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 12 पुरस्कार दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खाते में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। ये लगातार दूसरा साल है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कारों से नवाजा गया। प्रदेश की पंचायतों में ICT के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई-पंचायत पुरस्कार दिया गया। 3 अलग अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला। इसके साथ ही नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी मिला है। हमारे जनपद पंचायत गरियाबंद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से आज पंचायती राज दिवस के दिन नवाजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक रहा है। औद्योगिक मोर्चे पर राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों पर आधारित लोहा, इस्पात, सीमेंट, विद्युत और अन्य कोर क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ विकास की ओर अधिक बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार है। सीएम ने यह भी लिखा कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को 2012 में नए टर्मिनल की कमीशनिंग के कुछ ही सालों के बाद 2 बार गैर मेट्रो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हमें दृढ़ विश्वास है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने और कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास की क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही इससे छत्तीसगढ़ राज्य को देश के केंद्र स्थल में स्थित होने का बेहतर लाभ भी मिलेगा। वहीं पत्र में यह भी लिखा है कि हम नया रायपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ITES और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस इकोसिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इधर बस्तर जिले के चपका में प्रस्तावित स्टील प्लांट के जनसुनवाई के दौरान 12 अप्रैल को नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के ऊपर हमला हुआ था। अब विधायक ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन पर हुआ हमला पूर्व नियोजित था। प्रस्तावित स्टील प्लांट को लेकर जनसुनवाई में गैर प्रभावित गांव के लोग भी शामिल हुए थे, जिनके द्वारा माहौल को बिगाड़ा गया। चंदन कश्यप ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके 15 सालों के कार्यकाल में कोई बड़ा काम नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के काम से बीजेपी बौखलाई हुई है और इसलिए इस तरह के हमले किए गए। पूरा प्लानिंग काम था,
पूरे नियोग था इनका कि किस तरह से उनको विरोध किया जाए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है 15 साल रहते एक टन उद्योग एक लोग कोई काम नहीं कर सके और ये 2.5 साल के कार्यकाल में ये विधायक कर दिया तो हमारी खिंचालदार होगी, ये जानते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भड़का करके लाया गया और खिलाया पिला के विरोध प्रदर्शन कर मारपीट करने की अनुमति दिया गया था। सुकमा जिले में अलग अलग इलाकों से 2 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तोंगपाल इलाके से जिला बल और सीआरपीएफ की 227वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने आंध्र ओडिशा बॉर्डर से स्पेशल जोनल कमेटी के मिलिट्री प्लाटून मेंबर 2 लाख के इनामी नक्सली मुकेश को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया। ये वही कुकनार इलाके से 2 नक्सलियों को डीआरजी और सीआरपीएफ की 226वीं बटालियन के जवानों ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही नक्सली निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी और मजदूरों से डकैती की वारदात के आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना की कोत्तागुड़म पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते साल हुए मिनपा नक्सली हमले सहित 7 अलग अलग वारदातों में शामिल नक्सली सोडी देवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने नक्सली के पास से जिलेटिन रॉड के साथ ही तमाम नक्सल सामग्री जब्त की है। बता दें कि मिनपा नक्सली हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। वहीं गिरफ्तार सोडी देवा नक्सलियों की 5वीं कंपनी के दूसरे प्लाटून के ए सेक्शन का डिप्टी कमांडर है। तो एक बड़ी सफलता आज यहां पर लगी है पुलिस को। कई वारदात में शामिल मिनपा नक्सली हमले में जो शामिल नक्सली है उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। तो निश्चित तौर पर एक कोत्तागुड़म पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस गिरफ्तारी के साथ ही जिलेटिन के साथ कई नक्सल सामग्रियों को भी जवानों ने यहां से बरामद किया है। चलिए इस वक्त सीधे रुक करेंगे भानु प्रतापपुर का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में फायरिंग की घटना हुई है। बीएसएफ कैंप के सभी जवान हालांकि सुरक्षित हैं, वहीं नक्सलियों ने कैंप में फायरिंग की है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अंतागढ़ एसडीओपी कौशलेंद्र पटेल ने इस घटना की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये हुआ कि जो वहाँ कोयलीबेड़ा थाना के क्षेत्र में जो ग्राम कामतेड़ा है जहाँ पर बीएसएफ के कैंप है वहां पर नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई है। लेकिन जवाबी हम कार्रवाई के बाद जवानों के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई जो की गई उसके बाद से वहां से नक्सली भाग खड़े हुए हैं और अभी फायरिंग बंद हो चुकी है वहां पर। और वहां बीएसएफ कैंप के सभी जो जवान है वो सुरक्षित है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। तो कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता दें, अंतागढ़ एसडीओपी कौशलेंद्र पटेल ने इसकी पुष्टि की है। भानु प्रतापपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। हालांकि इस वक्त ये राहत भरी खबर भी कि इसमें कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में नक्सली द्वारा फायरिंग की गई है। बीएसएफ कैंप के सभी जवान सुरक्षित हैं और इस वक्त फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली वहां से भाग निकले हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।